हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इनवायर क्लासेस। तो आज के लेक्चर में गाइस हम कवर करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। तो देखिए, इससे जो पहले वाला लेक्चर था वो था हमारा अबाउट ह्यूमिडिटी। तो हमने जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे गाइस वो सारे के सारे इसमें कवर किए थे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले गाइस आपको जो प्रीवियस लेक्चर है वो देखना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि इससे पहले आप वो लेक्चर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंशन कर दूंगी आपको, आप वहाँ से जाके वो लेक्चर देखो। और उसके बाद जब आप ये लेक्चर देखेंगे तो ट्रस्ट में गाइस आप इतने अच्छे से कवर कर पाएंगे इस टॉपिक को कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलिए बात करते हैं अबाउट ह्यूमिडिटी कि हमने किस तरीके से मतलब पिछले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे पहले बात की थी ह्यूमिडिटी के बारे में कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट इज ह्यूमिडिटी। फिर क्या फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ज्योग्राफी का क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। लैंड एरिया का एटीट्यूड वाइज किस तरीके से वेरिएशंस आ रही हैं। देन टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी के बारे में बात की कि मेनली जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप की ह्यूमिडिटी होती है। कौन सी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हमने किसकी बात की? एब्सोल्यूटली, यानी कि हम वॉल्यूम लेते हैं यहाँ पे क्या कि जो रेशियो है अमाउंट ऑफ द मास ऑफ द वाटर वेपर टू द वॉल्यूम, ठीक है। रिलेटिव में कंपैरिजन करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट और मैक्सिमम कितना अमाउंट वो कंसिस्ट कर सकती है एयर पार्सल। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जब हम मास को मास में ही कंसिडर करते हैं, यानी मास ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट टू द मास ऑफ द एयर सैंपल, जो सैंपल लिया हमने वो, तो वो हो जाएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। देन हमने उसका डिफरेंस किया कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया था और अब ये जो लेवल है वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा हाई होगा। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से कवर किया ना तो बहुत अच्छे से आपका कवर होगा। तो चलिए बात करते हैं लेक्चर की। तो देखिए गाइस, आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। अब टाइप्स तो 3 हैं, हम सिर्फ रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही क्यों कवर कर रहे हैं? वो इसीलिए क्योंकि आगे जितने भी वेदर फोरकास्टिंग है या फिर क्लाइमेटोलॉजी में जितने भी हम अगर ह्यूमिडिटी से रिलेटेड कुछ भी कंसिडर कर रहे हैं तो मेनली हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को थोड़ा सा पहले भी हमने डिस्कस किया था, इसकी डेफिनेशन के बारे में एक बार और देख लेते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बोलती है? द रेशियो बिटवीन मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वाटर इट कैन होल्ड, उसको हम क्या बोल देंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव जैसे कि हमारे रिलेटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं कि अच्छा 2 मार्क्स 98 मार्क्स भी आए हैं अगर आपके आउट ऑफ 100 तो भी 2 मार्क्स क्यों कट गए, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि कितना मैक्सिमम आ सकता है और आपके एक्चुअल में कितने आए हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाता है, करेक्ट। तो आगे बात करेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। फाई जो होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट बात करें तो वही कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इसी चीज़ को फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर दो, यानी मास ऑफ द वाटर प्रेजेंट टू द मैक्सिमम अमाउंट इट कैन होल्ड, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। उसके अलावा अगर वेपर प्रेशर की फॉर्म में बात करें तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल वेपर प्रेशर प्रेजेंट, यानी कितना एक्चुअल वेपर प्रेशर प्रेजेंट टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, SVP, ठीक। वो क्या हो जाएगा? हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा, यानी कि फाई हो जाएगा। क्लियर? मैं थोड़ी सी अच्छी राइटिंग में लिखने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू एक्चुअल वेपर प्रेशर टू द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ ली और आपको ड्यू पॉइंट के बारे में नहीं पता। तो चलिए ड्यू पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ये ड्यू पॉइंट है क्या, इतना कंफ्यूजिंग क्यों है ये। तो देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमें पता चल गया कि कितना वाटर उसमें प्रेजेंट है और मैक्सिमम कितना आ सकता है, उसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल देंगे। और ड्यू पॉइंट क्या है? ड्यू पॉइंट बोलता है कि मैक्सिमम मतलब जब क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, ठीक है, उसको हम बोल देंगे ड्यू पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जबकि क्या है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% हो जाएगी, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कि एक एयर पार्सल है, ठीक है, एक एयर पार्सल है और वो सिर्फ क्या कर सकता है, 10 मॉलिक्यूल ही उसके अंदर होल्ड कर सकता है, ठीक है। कितना मॉलिक्यूल होल्ड कर सकता है? 10 मॉलिक्यूल। और उसने कितना कर रखा है? 10 ही होल्ड कर रखा है, तो उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी हो जाएगी? 100% हो जाएगी, करेक्ट। तो उस पे क्या हम क्या बोलेंगे कि वो अपने ड्यू पॉइंट पे, उससे ज़्यादा उसके अंदर वाटर आ ही नहीं सकता, ठीक है, वो सैचुरेशन लेवल पे है।
तो उसे हम क्या बोल देंगे, ड्यू पॉइंट बोल देंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि आखिरकार ड्यू पॉइंट क्या है। द टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड, यानी एयर सैचुरेट होगी, उसमें फुल मॉइस्चर प्रेजेंट है, और उसके बाद क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, कंडेंसेशन या फिर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, उस पॉइंट को हम बोल देंगे ड्यू पॉइंट। ठीक, यानी दूसरी भाषा में हम बात करें तो टेम्परेचर वैन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीच, यानी कि फुल सैचुरेटेड हमारा एयर पार्सल, उसके अंदर अगर आपने ट्राई भी किया कि और वाटर वेपर ऐड करें तो उसमें ऐड नहीं हो सकते, वो क्या हो जाएगा, हमारा ड्यू पॉइंट हो जाएगा। अब देखो ड्यू पॉइंट सीधा सीधी बात है कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होएगा उतना ज़्यादा ड्यू पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखो इफ ड्यू पॉइंट लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ एक्चुअल एयर, मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में हमारा जो ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट है, ड्यू पॉइंट है वो लो है, किसके कंपैरिजन में, एक्चुअल जो टेम्परेचर है उसके कंपैरिजन में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ड्यू पॉइंट लो है, यानी उसके अंदर और भी मॉइस्चर आ सकता है। क्लियर, अगर ड्यू पॉइंट हाई है, अगर ड्यू पॉइंट क्या है, हाई है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अब वो मॉइस्चर नहीं आ सकता। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करके बताते हैं, तो ड्यू पॉइंट की ये इंपॉर्टेंस भी होगी। अब आगे देखो, ड्यू पॉइंट का और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच में बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमें पता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ड्यू पॉइंट के बारे में हमने जाना कि ड्यू पॉइंट किस तरीके से है। अब देखो कि ड्यू पॉइंट यानी कि मॉइस्चर जैसे वो होता है ना, नमी हो जाती है तो क्या होता है, चिपचिपा हो रहा है, अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं होता, बहुत ज़्यादा नमी होती है तो और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये जो ग्राफ है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर अगर क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, फॉर एग्जांपल वो कितना है, 30% है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने हैं, 30% है। ठीक, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई है, एरिड कंडीशन है बिल्कुल। ठीक, 30 से लगभग 40 तक के बीच में लगभग हमारी एरिड कंडीशन होती है। उसके बाद अगर बात करें 40 से अप्रोक्सीमेट टू 50, तो उसमें क्या हो जाती है, सेमी एरिड होती है। ठीक है, उसके बाद बात करी जाए 50 टू 60 क्या जो कंडीशन होती है उसमें ह्यूमिड कंडीशन होती है। ठीक है, सब ह्यूमिड कंडीशन। फिर 50 मतलब 60 टू 70 ऑलमोस्ट वो हो जाएगी बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो ये एक ग्राफ है जो कि ड्यू पॉइंट को और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से हमें फील होगा, कि कंफर्टेबल कब हमें फील होगा। तो मैक्सिमली जो कंफर्टेबल है वो 40 तक का जब हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है तो हमें मतलब सही है, ना ज़्यादा चिपचिप है ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई एयर है, तो एक तरह का बिल्कुल कंफर्टेबल अगर बात करें तो जब होगा जब हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 40% होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए ह्यूमिडिटी का पता चल गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो वही बात दोबारा फिर की है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हमें पता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, मैक्सिमम कितना मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा। ड्यू पॉइंट क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट ही हो जाएगा कि मैक्स जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% पे पहुंच जाएगी, किस पॉइंट पे पहुंच रही है उसे ड्यू पॉइंट बोल देंगे, कौन से टेम्परेचर पे पहुंच रही है उसे ड्यू टेम्परेचर बोल देंगे। और ड्यू जो पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे मॉइस्चर इंक्रीज करे, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ही उसका ज़्यादा क्या हो जाएगा, ड्यू पॉइंट हो जाएगा, यानी एक दूसरे की क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। देन हम बात करें तो अगर टेम्परेचर लो है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी लो है, ठीक, तो उस टाइम क्या बोलेंगे हम, जो ड्यू पॉइंट है उसको हम बोलेंगे फ्रोस्ट पॉइंट। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रोस्ट पॉइंट बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए कि किस तरीके से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पहले बात करें तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए मेनली हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, साइक्रोमीटर है, साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में क्या है, साइक्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों की दोनों जो मीटर हैं वो ह्यूमिडिटी को ही मेजर करते हैं, लेकिन जो साइक्रोमीटर है उसमें क्या है कि कोई बैटरी वगैरह यूज़ नहीं होती, मतलब बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। ये स्लिंग साइक्रोमीटर को शो कर रहे हैं, तो इसमें हम जानेंगे कि आखिरकार ये साइक्रोमीटर वर्क कैसे करता है। देखो जो साइक्रोमीटर है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। दो थर्मोमीटर कंसिस्ट कर रहे हैं, दिख रहा है ना, सबसे पहला वाला तो ये थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, और दूसरा एक ये थर्मोमीटर हो गया, दो थर्मोमीटर है। ठीक है, एक क्या है वेट बल्ब थर्मोमीटर और दूसरा क्या है ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। अब वेट बल्ब थर्मोमीटर कौन सा है, वेट बल्ब थर्मोमीटर एज रिप्रेजेंटेड की वेट बल्ब थर्मोमीटर कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, और जो ऊपर वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो क्या अंतर है ड्राई बल्ब में और वेट बल्ब में, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम के सेम है थर्मोमीटर, बट उसके अंदर क्या है, एक छोटी सी इन्होंने क्या किया, कपड़ा सा बांध दिया
और यहाँ पे क्या है, ये वाटर का रिजर्वर है। जैसे ही हमें क्या करना है कि पैरानोमीटर है, सॉरी साइक्रोमीटर है, उसको यूज़ करना है, तो उससे हम पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से वाटर में डिप कर देंगे। ठीक है, अच्छे से वाटर में डिप कर देंगे, बिल्कुल इसको गीला कर लेंगे। गीला करने के कारण क्या होएगा, इसको गीला करने के कारण होगा ये कि जैसे ही इस हैंडल के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, रोटेट करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर फ्लो जनरेट होगा। ठीक है, एयर फ्लो जनरेट होने के कारण क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाएगा उसके अंदर, क्योंकि वाटर वेपर प्रेजेंट है, गिल्ला कपड़ा है, तो जैसे उसको एयर मिलेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन स्टार्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो सिर्फ इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो वेट वाला है वो इसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो कि सबसे पहले तो बहुत जल्दी जल्दी क्या करेगा, इवेपोरेशन होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, जो इवेपोरेशन का रेट होता है वो स्लो हो जाता है। तो हम उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे कि हाँ जी ये टेम्परेचर इतना आ गया। ओके, उस टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, यानी सबसे पहले तो एक तो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर के टेम्परेचर को नोट करेंगे, दूसरा वेट बल्ब के थर्मोमीटर को टेम्परेचर को नोट कर लेंगे, दोनों के टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है कि जो ड्राई बल्ब का थर्मोमीटर का टेम्परेचर होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू वेट बल्ब थर्मोमीटर के टेम्परेचर के, ये क्या होगा, लो होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करना है हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा हमारा, जब हम क्या करेंगे, जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर में से अगर हम वेट बल्ब के थर्मोमीटर के टेम्परेचर को माइनस कर देते हैं, यानी कि डीबीटी माइनस वीबीटी डब्ल्यूबीटी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आगे इसका एग्जाम्पल भी कंसिडर करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अभी करके देखते हैं कि सही में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो देखो मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी की किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वही चीज़ है सेम जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले उसको वाटर में डिप करेंगे, देन उसके हैंडल को रोटेट करेंगे, एयर फ्लो जनरेट होगा, वहाँ से इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम नोट कर लेंगे, दोनों के टेम्परेचर को नोट करेंगे, वेट बल्ब थर्मोमीटर के टेम्परेचर को भी और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर के टेम्परेचर को भी। उसके बाद हम बल्ब कैलकुलेट करेंगे, डिप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, किसके थ्रू, जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर का टेम्परेचर है माइनस वेट बल्ब थर्मोमीटर के टेम्परेचर को, और फिर जो हमारे पास डिप्रेशन आएगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कैलकुलेट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अज्यूम कर लिया कि जो मेरा ड्राई बल्ब थर्मोमीटर का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वेट बल्ब की तो 14 आ जाता है। अगर मैं दोनों को माइनस करती हूँ, यानी डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी करती हूँ, ठीक है, डीबीटी माइनस डब्ल्यूबीटी, तो क्या हो जाएगा, 22 माइनस 14 इज इक्वल टू 8 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे क्या फाइंड करना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड करनी है। तो अब उसके लिए क्या है, एक चार्ट है। अब देखो ये चार्ट इतना मुश्किल लग रहा है, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें हैं, आई होप कि आपको इजीली दिख रहा हो, ये जूम नहीं हो पा रहा। यानी ये क्या है, टी, ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ड्राई बल्ब थर्मोमीटर का टेम्परेचर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्या है, टी माइनस टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो एक्स वाली है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ड्राई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो अब हमें कैलकुलेट करना है। देखो डीबीटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है, डीबीटी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 22 है। ठीक है, तो हमारे पास डीबीटी की वैल्यू गिवन है जो कि है 22। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी 22 कहाँ पे है, ये रहा 22। ठीक है, 22 वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है कंप्लीट, 22 की ये कंप्लीट लाइन है। ओके, और हमारा अब हमें क्या नोटिस करना है, अब हमें नोटिस करना है डिप्रेशन कितना आया था। डिप्रेशन कितना आया हमारा, 22 माइनस 14 वो है 8। ठीक है, 8 कहाँ पे है, यहाँ पे 0.147 ईरा 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो ये वाली रो। ठीक है, तो ये कंप्लीट रो देखो। ठीक है, और ये वाली, तो यहाँ पे किसको, इसके बीच में इंटरसेक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो हो जाएगी हमारी 40%। क्लियर, तो इस तरीके से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हम बाकी भी
कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब का टेम्परेचर पता होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि आखिरकार उसका न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल तो हमने देख लिया कि प्रैक्टिकली हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखो बेनिफिट, हाँ बेनिफिट्स आना भी बहुत ज़रूरी है गाइस कि आखिरकार ये पायरोनोमीटर के और भी ज़्यादा क्या बेनिफिट है। अरे साइक्रोमीटर, सॉरी गाइस, बार बार मैं क्यों पता नहीं कि पायरोनोमीटर याद आ रहा है। एनीवे देखो साइक्रोमीटर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है गाइस। सबसे पहले तो बात ये कि बहुत इजी टू कैरी है, इतना बड़ा नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली है, ठीक, इनएक्सपेंसिव है और ऊपर से बैटरी यूजेज भी नहीं है। उसके अलावा बहुत कम मेंटेनेंस की इसको ज़रूरत पड़ती है और इजी टू यूज़ है। तो इसके कुछ एक ये एडवांटेजेस हैं साइक्रोमीटर के। देखो कुछ चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से बनाई जाती हैं कि उसका और मॉडिफिकेशन मिलता ही नहीं है। तो एक तरह से साइक्रोमीटर जो है वो भी उसी तरीके से है कि बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। तो चलो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो ये CSIR का क्वेश्चन है, ठीक। वैसे देखा जाए तो CSIR में थोड़े से सही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं कि आखिरकार इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ए सैंपल ऑफ एयर हैज़ ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 60%, ठीक है। यानी हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी गिवन है जो कि है 60%। यार ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा, जो कि है 60%। देन जो सेचुरेटेड वाटर वेपर प्रेशर है वो है हमारा 2260 पास्कल, ठीक है, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। एक सेकेंड चल पड़ भाई चल पड़, एक सेकेंड गाइस। और जो हमारा सेचुरेटेड वेपर प्रेशर है यानी SVP वो कितना है 2260। क्या कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वाटर प्रेशर ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या फॉर्मूला है। देखो सबसे पहले जो स्लाइड थी वो इसी के बारे में थी, ठीक है, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द टर्म ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय में सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे इसी फॉर्मूले को सीधा अप्लाई करके। अभी फाई की वैल्यू भी हमें गिवन है, फाई की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 40%, सॉरी 60%, ठीक है। और जो एक्चुअल वेपर प्रेशर है वो हमें निकालना है, सैचुरेटेड हमें गिवन है, ठीक है, सैचुरेटेड हमें गिवन है। तो चलो सीधा स्लाइड पे चलते हैं, ओके। तो चलो अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सीधा, यानी फाई इज इक्वल टू एक्चुअल वेपर प्रेशर बाय में सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, क्लियर। 60% हमें गिवन है वैल्यू इंटू 100, क्योंकि हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज की फॉर्म में ही कैलकुलेट करते हैं। फाई की वैल्यू है 60, SVP ये भी गिवन है यानी 2260 डिवाइड बाय में 100, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल वेपर प्रेशर, ओके। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 ये हो गया कैंसिल, कैंसिल होने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा अप्रोक्स टू 1356 पास्कल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्स टू आंसर। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं गैस। तो बहुत आसान था, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन भी और रिपीट होते हैं। अगर यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें गाइस तो उसमें देखिए इतने भी क्वेश्चन इस लेवल के भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसमें आता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, उसको मैच करके बताओ। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा गाइस। आपको कुछ एक कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप एक छोटा सा कमेंट भी करते हैं। इसके अलावा बने रहिए हमारी आने वाली वीडियो के साथ गाइस। थैंक यू।